डॉक्टर साहब, हमारे वालों ने थोड़ा ये ध्यान नहीं रखा पीछे का, ब्लैक बीच में आ जाए तो थोड़ी फोटो अच्छी आएगी। को इस तरफ करना चाहिए सर, सारी नॉलेज रखते हो रोल है जी। सर, आज से 2 दिवसीय आपका कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या कुछ चर्चाएं होने की संभावना है, क्या कुछ टिप्स देना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले आज मैं हमारे सिरसा जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यहाँ के कार्यालय का आज शिलान्यास हुआ है। सभी जिलों में हमारे कार्यालय बन रहे हैं और कार्यालय हमारे लिए दोनों तरह की भूमिका में होता है। हमारे कार्यालय जहाँ जन सेवा के काम में काम आते हैं, वहीं कार्यकर्ताओं के शिक्षण, प्रशिक्षण, उसके संस्कार में भी काम आते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, जो यहाँ कार्तिक के पुराने लोग हैं, चोपड़ा जी या सुरेंद्र आर्य जी, अमरपाल जी, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले कार्यालयों में होते हैं। इसलिए किसको क्या दायित्व, कहाँ काम करना, किस जिम्मेवारी पर काम करना, किस जगह काम करना, तो कार्यालय हमारे लिए एक सामान्य, केवल ऐसा नहीं है जैसे बाकी लोगों के लिए ऑफिस होता है। भाजपा के कार्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो होता है। कुछ जो फुल टाइमर होते हैं उनकी निवासीय जगह भी वो होती है और एक संस्कार स्थली भी होती है, एक जनसेवा की जगह भी होती है। कार्यकर्ताओं के लिए आस्था का केंद्र होता है। तो सबसे पहले तो मैं आज बधाई दे रहा हूँ, कार्यालय का यहाँ शिलान्यास हुआ है। जल्दी एक अच्छा कार्यालय बनेगा जो लोगों की सेवा के लिए का केंद्र बनेगा, कार्यकर्ताओं के लिए संस्कार का केंद्र बनेगा। अभी हमारे सभी जिलों के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और कुछ जिलों के संपन्न हो गए हैं, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, पंचकुला। कुछ जिलों के अभी इन दिनों में हो रहे हैं। 25 दिसंबर जो अटल जी की जयंती है, स्वराज दिवस है, उससे पहले हरियाणा के सभी जिलों के हमारे प्रशिक्षण संपन्न होंगे। ये प्रशिक्षण वर्ग हमारे कार्य पद्धति का एक मुख्य हिस्सा है। इसमें हम तीनों चीज़ें सिखाते हैं, शिक्षण भी, प्रशिक्षण भी, और कार्यकर्ता एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। शिक्षण का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी की कार्य पद्धति क्या है। ये चीज़ें जब बताते हैं तो शिक्षण होता है। जब उसको बाकी चीज़ें सिखाते हैं तो प्रशिक्षण होता है कि मीडिया कैसे मैनेज करना है, सोशल मीडिया कैसे मैनेज करना है, मीटिंग कैसे मैनेज करती है, कोई इवेंट कैसे मैनेज करनी है, इलेक्शन कैसे मैनेज करना है, ये सब सिखाते हैं तो प्रशिक्षण होता है। और जब वो आपस में 2 दिन साथ रहते हैं तो एक दूसरे की खूबियों से, व्यक्तित्वों से प्रभावित भी होते हैं, जिससे संगठन की एक रचना बनती है। 256 मंडलों के हमारे प्रशिक्षण हो गए, अब जिलों के चल रहे हैं और अब जिलों के प्रशिक्षण ये 25 दिसंबर तक सभी जिलों के प्रशिक्षण संपन्न हो जाएंगे। इसी समय ये जिला कार्यकारिणी के हैं, लगभग जिला कार्यकारिणी में औसत रूप से 150 लोग हैं, तो लगभग कहीं 60-70 भी है, तो मुझे लगता है 3500 लोग कार्यकर्ता जो है इन प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित होंगे। 2 दिन के चलते हैं, 11 सत्र इसमें चलते हैं। जो अलग अलग विषय मैंने बताए वो विषय इसमें बताए जाते हैं। विचारधारा के विषय हैं, कार्य पद्धति के विषय हैं, एकात्म मानव दर्शन के विषय हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, और कुछ स्किल सिखाई जाती हैं जिनकी मैंने चर्चा की। कार्यकर्ता का अपना विकास, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ कैसे डेवलप हो, ये सब विषय बताते हैं। इसके बाद जो है हमारी 19 तारीख को पूरे हरियाणा की मंडलों की बैठक हो रही है, 19 दिसंबर को। और इस दिन हमने एक प्रयोग किया है कि हम सारे मंडलों की बैठक एक ही दिन में करेंगे। 308 मंडल हैं हमारे, 30,000 कार्यकर्ता एक ही दिन बैठक में शामिल हों, इसकी योजना हमने की है। और पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि एक दिन में सभी मंडलों की बैठक, टाइम स्लैब अलग अलग रखे हैं, कुछ सुबह होंगी, कुछ दोपहर होंगी, कुछ शाम को होंगी। मान लो कहीं विधायक है, चुनाव वाला व्यक्ति, लड़ा हुआ व्यक्ति है, एक विधानसभा में 3 मंडल हैं, तो तीनों में जा सके।
लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता हैं, हर मंडल का एक कार्यकर्ता है प्रदेश कार्यकारिणी में से, मंडल का अध्यक्ष है, मंडल का एक प्रभारी होता है जिला पदाधिकारियों में से, ये पूरा समय अपनी मंडल की बैठक में उपस्थित रहेंगे। 25 दिसंबर को जो गुड गवर्नेंस का दिन है, उस दिन वाजपेयी जी का जो है वो जयंती हम स्वराज दिवस के रूप में हर बूथ पर मनाएंगे। और 20,000 बूथ हैं, 11 व्यक्ति हर जगह हों, ये हमने निर्णय लिया है। 2 लाख से अधिक लोग उस दिन अटल जी को याद करेंगे। अटल जी का एक चित्र भी हर बूथ पर जा रहा है। उनके 3 बड़े कामों को हम उस दिन याद करेंगे। उन्होंने शहीदों का सम्मान किया, स्मारक बने, ये उनके समय में हुआ, उससे पहले नहीं था। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उससे पहले किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, ये अटल जी की देन है। और उन्होंने पोखरण विस्फोट करके, परमाणु विस्फोट करके देश का सम्मान बढ़ाया। इसी तरह से गुड गवर्नेंस के काम जो राज्य और केंद्र सरकार कर रही है, जैसे जितने पैसे भेजते हैं अब उतने आते हैं। राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये पहुँचते हैं, लेकिन मोदी जी 2000 भेजते तो 2000 आते हैं। बदलियाँ जैसे हमने कंप्यूटर से करनी शुरू की है, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट शुरू की है, यानी बीच में से जो चीज़ें ख़त्म की हैं और जिसके कारण से लोगों को गुड गवर्नेंस क्या होता है, बेटर फैसिलिटीज़ कैसे मिलती हैं, जिसको अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र, CSC के माध्यम से लोगों तक चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं डायरेक्ट अपने आप, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। जिसका है उसको मिले, न्यायपूर्ण मिले और पूरा मिले। तो इस गुड गवर्नेंस की जो क्वालिटी, अभी जो गरीबों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है अंत्योदय ग्रामोदय मेले से, ऐसी सब चीज़ें गुड गवर्नेंस के जो काम हैं उस दिन उनको समझ करेंगे कि ये काम हम कर रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा और महती कार्यक्रम हमने रखा है, वो है 23 जनवरी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। उससे पहले हम 28 दिसंबर को पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ता काड़ा पानी जा रहे हैं। वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करा के और पहली बार तिरंगा फहराया था जिमखाना क्लब में। हम वहीं उसके सामने खड़े होकर वंदे मातरम गाएंगे और आज़ाद हिंद फौज का तराना गाएंगे। और इसी की अगली कड़ी में 23 जनवरी सुभाष जयंती पर हरियाणा में 7500 स्थानों पर हर वार्ड, हर पंचायत 75 लोग खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज के में जिस परिवार से लोग थे उनका सम्मान करेंगे। और यही वंदे मातरम तिरंगा लगाकर सुभाष का चित्र रख के आज़ाद हिंद फौज का तराना, जो सुभाष के स्वागत में गीत गाया गया था सिंगापुर में जुलाई 1943 में, सुभाष के स्वागत में जो गीत गाया गया था उस गीत को गाएंगे। और सुभाष की सेना जो गीत गाती थी कदम कदम बढ़ाए जा, उस गीत को गाएंगे। एक दिन में एक साथ एक समय 9:30 बजे से 10:30 बजे ये समय रखा है। 9:30 बजे से इकट्ठा होंगे, 10 बजे शुरू करेंगे और एक साथ 5,60,000 लोग आज़ाद हिंद फौज के उन सेनानियों को, 26,000 लोग बलिदान हुए थे, 3,000 से ज़्यादा लोग हरियाणा के थे आज़ाद हिंद फौज में, तो उन सब का स्मरण करते हुए एक बड़ा भव्य कार्यक्रम ये उस दिन करने वाला है। अभी जो मुझे आपसे बात करनी है, एक बात शेयर करनी है देश के लेवल की और हरियाणा के लेवल की। जैसे राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार हो रहा है, ऐसे ही काशी विश्वनाथ में भी एक कॉरिडोर बनकर गंगा से लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक बहुत भव्य कॉरिडोर बना है। भव्य दिव्य काशी करके एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 तारीख को उसको समर्पित करेंगे। उस दिन देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री और हर बहुत साधु समाज के लोग, देश के जाने माने लोग, हरियाणा से भी 20 संतों को हम भेज रहे हैं, हरियाणा से भी 30 जानी मानी हस्तियों को भेज रहे हैं। ये सब वहाँ उस दिव्य समारोह में हाजिर होंगे। उसके अनुकरण में हम हर बीजेपी के जो 308 मंडल हैं, किसी शिवालय में, किसी डेरे में बैठकर और वो भव्य कार्यक्रम जो है यहाँ देखेंगे। और इन कार्यक्रमों में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़े हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी हाजिर रहेंगे।
तो भव्य दिव्य काशी के कार्यक्रम का एक आयोजन पूरे हरियाणा भर में उसको देखा जाएगा, उसमें हम सहभागी होंगे और उसका मुख्य जो है आयोजन जो है वो काशी में होगा 13 दिसंबर को। ये भव्य दिव्य आयोजन लंबे समय तक वहाँ चलने वाला है। 17 दिसंबर को वहाँ देश भर के मेयर जाएंगे, हमारे यहाँ के भी सब मेयर जाएंगे, तो वो एक आयोजन वहाँ पर होगा। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती होती है, किसान दिवस, उस दिन जो है किसानों का भी वहाँ एक सम्मेलन होगा और हमारा किसान मोर्चा हरियाणा के हर ब्लॉक में किसानों के साथ बैठकर उसमें सहभागी होगा। यहाँ किसान मोर्चा उस कार्यक्रम का हिस्सेदार बनेगा। तो एक जो आयोजन हो रहा है भव्य और दिव्य काशी का, हरियाणा भर के लोग उसका हिस्सा बनने वाले हैं। उसमें अपने अपने धार्मिक स्थानों पर बैठकर उस आयोजन में हिस्सेदारी करेंगे और इस बात का आनंद लेंगे कि काशी में जो गतिविधि हो रही होंगी डायरेक्ट हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि काशी में कबीर भी है, काशी में रविदास भी है, काशी में बाबा विश्वनाथ भी है और काशी ऐसी नगरी है जहाँ धर्म और ज्ञान साथ साथ चलता है। तो ऐसे भव्य दिव्य आयोजन का भी हम हिस्सा बनने वाले हैं। मैं उनको सौभाग्यशाली मानता हूँ जो वहाँ होंगे, लेकिन यहाँ से भी सब लोग जो जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को सायुज भक्ति के माध्यम से महसूस कर सकेंगे। ये भी एक जानकारी है आप लोगों के साथ यहाँ साझा करनी थी। सुरेंद्र आर्य जी को हमने उसका कार्यक्रम का हरियाणा लेवल का जो है संयोजक बनाया है। हमारे 2 कार्यकर्ता गोविंद भारद्वाज जी नारनौल से और आनंद सागर जी झज्जर से, इनको इनके साथ सह संयोजक के नाते जोड़ा है। पूरे हरियाणा के इस आयोजन का दायित्व इनके पास है। धनखड़ साहब, आपने आज भूमि पूजन अपने कार्यालय का किया है, लेकिन विरोध का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि सेक्टर 20 के लोग कह रहे हैं कि वो रिहायशी इलाका है, ऐसे में बीजेपी या कोई और भी पार्टी दफ्तर नहीं बना सकती। विरोध का सामना आज फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को करना पड़ा। देखिए, न्याय सम्मत तरीके से, विधिवत तरीके से, कानून सम्मत तरीके से पार्टी ने एक प्लाट लिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई उसके विरोध का कोई औचित्य बनता है और हम अपना एक कार्यालय, सब जगह हमारे कार्यालय ऐसे अच्छी जगह ही चल रहे हैं और हम एक अच्छे पड़ोसी हैं। जहाँ भी हैं कई लोगों से हमको शिकायत नहीं है। जहाँ भी हमारे कार्यालय बन रहे हैं, चल रहे हैं, रोहतक में है, पंचकुला में अभी चल रहा है या बहुत सोनीपत में चल रहा है, हम अच्छे पड़ोसी साबित होते हैं और यहाँ भी हम अच्छे पड़ोसी साबित होंगे। पड़ोसी में मित्रता होती है लेकिन विरोध तो नहीं होता। नहीं, जो भी वो जिस मानस के साथ उन लोगों ने किया है उसका मुझे कोई औचित्य लगता नहीं है। कोई अपना भाई अपना घर बना रहा है, अपना शुरू कर रहा है और वहाँ ऐसे मौके पर ये विरोध का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं देता। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके किसान आंदोलन चल रहा है। अभी भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। सरकार से मांगे लगातार किसानों की जा रही हैं। क्या कुछ रुख रहेगा सरकार का? देखिए, सरकार तो इसमें सारी बातों पर सहमति है। पब्लिक डोमेन में सारी बातें, मुझे लगता नहीं कि मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ बताने की बात बची है। सरकार की मंशा भी आप सब लोगों के पास है पब्लिक डोमेन में। मुझे लगता है किसान भी अब इस मूड में है कि लगभग सभी बातें पूरी हो गई हैं, तो वो भी इस मानस में लग रहे हैं कि आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। कब तक उम्मीद है कि आंदोलन खत्म होगा? मुझे लगा रोज अब तो घंटों में बात चल रही है। जिस तरह से मैं अपनी बात नहीं कह रहा, जैसे ही मैं अपडेट देखता हूँ किसान संगठनों की, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा विषय अब नहीं है। धन्यवाद। के मुख्यमंत्री जो है अंत्योदय मेले के तहत जो है आम जन को रिस्पांस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ उनको देने का काम कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल पा रहा है और लोगों की जन प्रशासन का जो है कैसे उसमें? देखिए, कल भी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा हुआ था और उसमें हम एक तरह से जिसको ऑडिट करना कहते हैं, टेल तक पानी पहुंचाना एक बात है, टेल में से कितने लोगों ने पानी लिया ये दूसरी बात है। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है और जो बीच की बाधाएं हैं उनको दूर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि विभाग ने 100 लोग तय कर दिए, बैंक 25 को लोन दे रहा है, तो 75 में क्या बाधा है उसको दूर करना है। तो इसलिए स्कीमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हमने उसकी योजना बनाई है। केवल उसकी योजना नहीं बनाई, कैपेसिटी बिल्डिंग के काम में भी लगे हैं कि जिसको चाहिए वो ले सके, वो वहाँ तक ले जा सके। कई बार उसके पास पात्र नहीं होता, जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी टेल तक पानी, तो मान लो उसने अपने घर तक ले जाना है, तो कोई पाइप चाहिए क्या, कोई बाल्टी चाहिए क्या, कोई टोकनी चाहिए क्या, तो उसकी पात्रता को विकसित करना, फिर उसके बीच में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करना, उस पर भी काम सरकार कर रही है। मैंने कल कहा मुख्यमंत्री जी को कि आखिर में इस बात का हम ऑडिट भी करें कि हमारे यहाँ अंत्योदय मेले में इतने लोग आए और इतने लोगों ने उसमें से इन योजनाओं का लाभ लिया है।
धनखड़ साहब, किसान आंदोलन तो भी समाप्त होने वाला है, ऐसे में किसानों के लिए आगे किस तरह की जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक देश में जितनी इससे पहले की सरकारें हैं उन्होंने सर्वाधिक किसानों के लिए अच्छे काम किए हैं। किसान सम्मान निधि इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दी, आप मीडिया के दृष्टि से खोज के भी नहीं ला सकते। 50% प्रॉफिट के साथ इससे पहले किसी सरकार ने दाम नहीं दिए, आप उसको नहीं ढूंढ के ला सकते। इसी के साथ फसल बीमा की योजना इतने व्यापक रूप में, मैं मंत्री था तो शुरू में पायलट रूप में चलती थी। पायलट का मतलब होता है 1 जिले में दे दी, 2 जिले में दे दी, लेकिन अब देश भर में चलती है। तो इतनी बड़ी संख्या में सिरसा जिला तो हाईएस्ट पेइंग रहा है फसल बीमा में, इतना ऊंचा कोई एक जिला कभी भी नहीं रहा। बहुत अच्छी राशि 200 करोड़ से भी ज़्यादा, 228 करोड़ या कितने करोड़ की राशि एक बार में सिरसा जिले को मिली थी। तो इतनी अच्छी बीमा की राशि इससे पहले देश में कभी भी नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू हुई। 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, कोई एक आध मौके पे, चुनाव के मौके पे कोई अनाउंस कर दे उसकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन रेगुलरली पहले हमने 12 दिया, 6 से 12 किया, 12 से अब 15 किया, अपने ही उससे किया बिना मांग के। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करना शुरू किया, डायरेक्ट पेमेंट पर फिर डिले होती है तो इंटरेस्ट देना शुरू किया। हमारा राज्य ऐसा है, यहाँ कोई गन्ने का बकाया नहीं होता अन्य राज्यों की तरह से। कई राज्यों में तो कई कई साल का बकाया चलता है और हम हाईएस्ट पे करते हैं गन्ना किसानों को भी। मुझे लगता है कि जितनी फसलें हम खरीद रहे हैं कोई और राज्य खरीद नहीं रहा है, तो हम इस मामले में किसानों के लिए बेस्ट परफॉर्मर हैं। एजिटेशन एक अलग विषय है, एजिटेशन के पीछे कई बार कई तरह के बहुत विषय होते हैं, उस पर भी बहुत चर्चा आप लोगों ने हम लोगों से भी की है और अपने आप भी की है। धन्यवाद।